हाँ जी प्यारे बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर पहला विलियन, जिसका एपिसोड नंबर 9, और इस एपिसोड में हम हेनरी के नियम के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। 8वें एपिसोड में हमने हेनरी के नियम की थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन टॉपिक था गैस की द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, जिसमें एक तो कारक रह गया ताप का प्रभाव और एक रह गया हमारे पास हेनरी के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल करते हैं तभी थ्योरी पूरी कवर होती है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। क्या कि गैस की द्रव में विलेयता जो टॉपिक था, उसके अंदर गैस जो प्रभावित करने वाले कारक थे, उसके अंदर हमने गैस की प्रकृति पढ़ ली थी, दाब का प्रभाव पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है आज के एपिसोड में कि गैस की द्रव में विलेयता को ताप कैसे प्रभावित करता है। ये जो है अब आज के एपिसोड की बात है। चलिए आराम से समझना है बच्चों कि यार ये मेरे पास एक गैस है और इस गैस को मुझे इस द्रव में घोलना है। जब मैं द्रव में घोलूंगा तो क्या होगा बच्चों? विलयन बनेगा। जब गैस द्रव में घुल जाएगी तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। लेकिन एक चीज मेंशन करनी बाकी है कि गैस में को द्रव में घोलने के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी थी? संघनन प्रक्रिया उत्तरदायी थी। संघनन के कारण गैस द्रव में घुलती थी। और संघनन में क्या होता है कि छोटे छोटे वाष्प के कण मिलकर के जो बंध बनाते हैं और बंध बना करके द्रव में बदलते हैं और वो द्रव में घुल जाता है। याद करो पिछला एपिसोड, ठीक है। तो संघनन प्रक्रिया में क्या होता है भाई? हमने अभी जाना कि संघनन प्रक्रिया में हमने जाना एक बेसिक बात मैं बता रहा हूं कि भैया संघनन प्रक्रिया में बंध निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? बंध निर्माण हो रहा है। और हमने केमिस्ट्री में एक बेसिक बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है कि जिंदगी में जब भी कभी बंध बना करेगा तो ऊर्जा निकला करेगी, ऊर्जा निकलती है। जब भी बंध बनता है हमेशा ऊर्जा निकलती है। कैसे याद रहेगा? ये ऐसे याद रहेगा कि भैया बंध तोड़ना है, बंध तोड़ोगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, बंध जोड़ना है तो ऊर्जा निकलेगी। क्लियर? आपको ये तो नहीं पता कि बंध बनने में ऊर्जा निकलती है, फील नहीं होता, लेकिन ये तो फील होता है कि यार इसको मुझे तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी तभी टूटेगा, है ना। बस इसका ऑपोजिट याद रख लो कि भैया तोड़ना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, जब मैं इसको वापस जोड़ूंगा तो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, बंध बनेगा तो ऊर्जा निकलेगी। तो गैस को द्रव में घोलने के लिए संघनन उत्तरदायी था। संघनन में बंध बनता है, बंध बनता है तो ऊर्जा निकलती है। तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? इसके साथ में ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और जिस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है उस प्रक्रिया को हम कौन से वाली प्रक्रिया कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों ऊष्माक्षेपी। कौन से वाली प्रक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। तो आपको एक बात अब तक की ये समझ में आ गई कि यार जब भी गैस को द्रव में घोला जाएगा हमेशा ऊर्जा निकला करेगी, हमेशा वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। ऑपोजिट कि जब अपने ठोस को द्रव में घोलते थे ना, ठोस को द्रव में घोलते थे, तब दो बातें हो सकती थी, या तो गैस ऊर्जा निकलती थी या ऊर्जा अवशोषित होती थी। मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम भी हो सकता था और ऊष्माशोषी प्रक्रम भी हो सकता था। लेकिन जब गैस द्रव में घोली जाती है तो सदा और सदा जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, हमेशा ऊर्जा निकलती है। चलिए अब हम ये तो बेसिक बात जानी, अब इस पर हम ताप का प्रभाव समझते हैं। सिंपल सी कहानी समझो कि भैया गैस की द्रव में घोल दिया, साम्य अवस्था आ गई, विलयन बन गया और ये मामला पूरा सेट है, साम्य अवस्था आई हुई है। अब इस साम्य अवस्था पर अगर मैं एक भौतिक कारक किसमें? ताप में परिवर्तन करूं। किसमें परिवर्तन करूं? ताप में परिवर्तन करूं। ये साम्य अवस्था आई हुई है, इस साम्य अवस्था पर मैं क्या कर रहा हूं? भौतिक कारक कौन से वाले में? ताप में परिवर्तन कर रहा हूं। ठीक है, और जब ताप में परिवर्तन करूंगा तो मेरे को एक बात समझनी है। क्या समझनी है? कि यहां पर तो क्या है, विलयन प्लस में ऊष्मा या ऊर्जा है। ठीक है, इसको आपने ऊष्मा भी लिख सकते हैं कि ये तो विलयन प्लस में ऊष्मा है, तो इसका मतलब है कि ये साइड तो क्या होगी? गर्म। ये साइड तो क्या होगी? गर्म, क्योंकि साथ में ऊर्जा है, ऊष्मा है। ठीक है, और इसकी तुलना इससे करोगे तो ये क्या? ये साइड तुलनात्मक रूप से क्या रहेगी? ये साइड तुलनात्मक रूप से क्या रहेगी? ठंडी रहेगी। ठीक है, अब इस स्थिति के अंदर एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम हुआ करता था ला एक तो अच्छा नहीं लिखा जाता, ये देखो ला, ये लिख गया सातिल्य, ला सातिल्य। ठीक है, ये एक सिद्धांत था, ला सातिल्य सिद्धांत।
इसने एक बड़ी बात कही थी इस पर। ये कहता है कि अगर किसी साम्य अवस्था पर भौतिक कारक में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में जाता है जिधर लगाए गए कारक का प्रभाव पड़ता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो लगाया गया कारक है, ठीक है, ये दोनों साइडों में से किधर जाएगा, किधर प्रभाव डालेगा? ये ठंडे को गर्म करेगा, ये गर्म को गर्म करेगा? तो सिंपल सी बात है कि पहले ये किसको गर्म करेगा? ठंडे को गर्म करेगा। तो लगाए गए कारक का प्रभाव इधर पड़ रहा है, तो साम्य अवस्था पर अगर भौतिक कारक में परिवर्तन किया जाए तो साम्य उस दिशा में जाने लग जाएगा जिधर लगाए गए कारक का प्रभाव पड़ता है। ये लास अतुल्य ने कहा था। तो अगर लगाए गए कारक का प्रभाव इधर पड़ रहा है तो साम्य भी इस दिशा में जाने लग जाएगा। साम्य इस दिशा में जाने का मतलब भाई जो ये विलयन था इसमें जो गैस घुली हुई थी वो गैस जो है वो अलग हो जाएगी, द्रव क्या होने लग जाएगा? अलग हो जाएगा, अलग होने लग जाएगा। मतलब अगर इस विलयन में पहले 15 ग्राम जो है एक गैस प्रति लीटर घुली हुई थी तो अब गैस कुछ अलग हो जाएगी, तो वो 15 ग्राम से घट करके कितनी बच जाएगी? 10 ग्राम प्रति लीटर इस विलयन में बच जाएगी। मतलब विलेयता पहले 15 ग्राम प्रति लीटर थी, अब कितनी बच गई? अब 10 ग्राम प्रति लीटर बच गई। तो आपने क्या समझा? इसका मतलब ये हो गया कि कहानी ये बन गई कि इसका मतलब आप इसके अंदर ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता जो है वो घट रही है। ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता जो है वो क्या हो रही है बच्चों? घट रही है, क्योंकि जो घुली हुई गैस है वो विलयन में से बाहर होकर के अलग निकल रही है। हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई क्या? तो हमें पता लग गया कि इसका मतलब इस प्रक्रिया में ताप विलेयता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस बात को अपने बेसिक रूप से भी समझ सकते हैं, ठीक है क्या? कि अगर मान लो आप कोई पानी है जिसके अंदर कोई गैस घुली हुई है, आप उसको गर्म करोगे तो द्रव उबलेगा और उससे जो है वो गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गैस जो है बाहर निकल जाएगी। मतलब घुली हुई गैस बाहर निकल रही है, मतलब गैस की विलेयता जो है वो क्या हो रही है? कम। ये सामान्य अपने देसी घरों में देखते हैं ना, तो वही तो प्रक्रिया यहां पर काम में आई है, ठीक है। बस ये चीज है कि आपने ये समझ लिया कि भाई गैस की द्रव में विलेयता को ताप कैसे प्रभावित करता है, कि गैस को जब भी द्रव में घोला जाएगा वो संघनन प्रक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमेशा ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है तो हमेशा ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर ताप बढ़ाया जाता है तो ताप विलेयता के क्या रहता है? व्युत्क्रमानुपाती। किसने बताया? लास अतुल्य ने बताया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है ये बात हमने समझी। अभी देखो इस बात पर ना एक प्रश्न आ रखा है, अभ्यास प्रश्न 1.11 एनसीईआरटी बुक का। तो क्या कहता है ये कहता है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? ये हमेशा ही कमी ही आती है, क्यों? तो इस बात का उत्तर जो है हमने लिखना है। तो आप देखो कि आपको पहली बात तो समझ में आएगी, आप सारी की सारी बात इसी प्रकार से लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे कि गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, गैस प्लस द्रव। अब ये पूरा लिखूं मैं जैसे पहले लिखा था? ये जो लिखा है यही तो लिखना है, ये जो लिखा था ये पूरी कहानी ये लिखनी, ठीक है। अगर आप कहोगे कि गैस की द्रव में विलेयता संघनन प्रक्रिया के कारण होती है और संघनन प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है, अर्थात गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते, आप सीधा भी लिख सकते हो कि गैस को द्रव में घोला जाता है तो यह एक हमेशा सदैव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो कम होती है लास अतुल्य नियम के अनुसार, ठीक है। तो अगर मैं चाहे तो ऐसे कर सकता हूं, अगर आप जो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से उत्तर लिखना चाहते हो तो आप यूं लिख सकते हो कि गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ठीक है। और लास अतुल्य नियम के अनुसार, लासातुल्य नियमानुसार ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में जो है वो ताप विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटती है। बस
या इतना सा आप लिख लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का वन वर्ड आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का आपको वन वर्ड आंसर चाहिए, तो आप कहोगे क्योंकि ये सदैव एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक थ्योरी का इतना पार्ट बचा था, इसके साथ हमने एक क्वेश्चन भी कवर कर लिया। अब आते हैं अपने हेनरी के क्वेश्चन, हेनरी के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, चलिए हेनरी के नियम पर जो आधारित न्यूमेरिकल है, उसमें पहला न्यूमेरिकल है पाठ्य निहित प्रश्न 1.6। ठीक है, पाठ्य निहित प्रश्न 1.6 क्या कहता है? कहता है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस है, एक सड़े हुए अंडे जैसी गंध आ रही है और एक बड़ी विषैली गैस है, जहरीली गैस है, उस गैस का नाम क्या है? H2S, जो गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में ली जाती है। ये जो इतनी बात है ना, इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, पहले तो ये बात जान लें, इस बात का न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। देखो न्यूमेरिकल यहां से शुरू होता है, कहता है कि यदि इस H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, पहले आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाओ और बात समझते जाओ। इसने क्या कहा? इसने हमें कहा कि भाई H2S गैस की जल में विलेयता, तो ये क्या पड़ा है? ये जल पड़ा है। नंबर एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि विलायक जल है। दूसरी बात हमें ये समझ में आ गई कि इसमें कौन सी गैस घुली हुई है? H2S गैस घुली हुई है। ठीक है, और कितनी घुली हुई है? इसकी विलेयता इसने कितनी दे दी? इसकी विलेयता इसने दे दी 0.195 m। m मतलब क्या दी है ये? m, स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोललता। स्मॉल m का मतलब क्या होता है बच्चों? मोललता होता है। कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोलरता होता है। तो यहां पर आपको मोललता दे रखी है। बस ये बात आप, इतनी बात आप साइड में रख लो। अब क्वेश्चन शुरू करना शुरू करो। बस जो कहा था उसने वो हमने समझ लिया, अब आंसर देना शुरू करते हैं। देखो नंबर 1 बात, क्या बात समझ में आई? हमें यह समझ में आई है कि वो कह रहा है हेनरी स्थिरांक की गणना करो, हेनरी स्थिरांक की। तो हमने पहले ये लिख लिया कि हेनरी के नियम अनुसार, ठीक है, व्हाइट कलर में लिखता हूं मैं। देखो हमने पहले ये समझ लिख लिया कि भाई हेनरी नियम अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार क्या है? हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है ना, तो आराम से पहले समझ लो। हेनरी का नियम ये कहता था कि दाब जो है वो मोल अंश के समानुपाती होता है, और समानुपाती के निशान हटाते थे तो एक नियतांक आता था जिसका नाम था हेनरी स्थिरांक। गैस कौन सी है? H2S, तो पैरों में लिखो H2S। गैस का आंशिक दाब होना चाहिए और H2S गैस के मूल अंश होने। ठीक है, अब इस बात से क्या समझ में आया? आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है KH, हेनरी नियतांक ज्ञात करना है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार पिछले एपिसोड में यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। आप पहले तो लिखा था कि PA समानुपाती XA, समानुपाती का निशान हटाते थे तो KH नियतांक आता था। अब देखो, अब वो कह रहा है कि यार हेनरी नियतांक की मान ज्ञात करो, KH का मान ज्ञात करो। अगर KH का मान ज्ञात करना है तो क्या आपको PH2S चाहिए, मतलब H2S गैस का दाब चाहिए, और H2S गैस के मोल अंश चाहिए। ये दो चीजें आपको चाहिए। ठीक है, अगर ये दो चीजें मिल जाती तो KH का मान निकल जाएगा। पहले आराम से सोचो। हाँ जी सर, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब करें, अब अपने शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, क्या कि भाई STP पर H2S गैस का जो दाब है, ठीक है, जिसको मैं क्या किससे प्रदर्शित कर रहा हूं? PH2S से प्रदर्शित कर रहा हूं, इसका मान। अच्छा, ये मान जो है फिक्स है। क्या फिक्स है? कि भाई अगर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, मानक ताप और दाब है, तो H2S गैस का दाब जो होता है वो नियत होता है बच्चों। क्या रहता है? नियत रहता है। और उस नियत मान का मान कितना है? 0.987 बार। ठीक है, ये बार दाब की इकाई है, ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अपने को इसका मतलब है STP पर पूछा था, STP पर ये वैल्यू तो फिक्स होती है और इस फिक्स वैल्यू का मान कितना है? 0.987 बार है। अब अपने को चाहिए क्या? मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल अंश चाहिए H2S गैस का। ये मान तो पता लग गया, ये पता लग जाए तो KH निकाल लेंगे। अब आपको H2S गैस का मोल अंश चाहिए। मोल अंश कैसे निकालते हो? मोल अंश कैसे निकालते हो? मोल अंश हम निकालते हैं, ये बात समझना, H2S गैस का मोल
अंश कैसे निकालोगे आप? ये निकालोगे XH2S बराबर, कैसे निकालते हो? जिसके मोल अंश निकालने होते हैं उसके मोलों की संख्या, तो H2S गैस के मोलों की संख्या बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब ये जो हमने पहले रफ काम किया था ना, उस रफ काम का उपयोग हो रहा है। विलयन में क्या है? विलयन में एक तो जल है, एक H2S गैस है, तो दोनों के मोलों का योग आ जाएगा। तो आप दो ही अवयव हैं तो दोनों के मोलों का योग कर दो, H2S प्लस H2O के मोलों की संख्या। इतनी बात आ गई, ठीक है। अब इस पूरे के अंदर आप देखो कहीं H2S के मोलों की संख्या दे रखी है? नहीं दे रखी। जल के मोलों की संख्या दे रखी है? नहीं दे रखी। लेकिन एक चीज दे रखी है, मोललता दे रखी है 0.195 m, ये दे रखा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे एक बात समझ में आई है कि आपको मोललता दे रखी है, मोललता दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.195 m दे रखी। इस मोललता का अर्थ क्या है? अर्थ जो है इसका ये है कि 0.195 मोल, मोल कौन? H2S गैस, ठीक है। H2S गैस के इतने मोल जो है वो, मोलता की परिभाषा क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, यही तो होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलायक के मोलों की संख्या। आपके पास विलायक कितना है? जल, जल तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम का मतलब हजार ग्राम, ये तो जल हो गया। और विलायक 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, विलय H2S है तो इसके मोलों की संख्या जो ये मान दे रखा है, ये मोल है, तो कितने मोल आ गए? 0.195 मोल जो है इसके आ गए। तो क्या समझे कि यार ये इतनी मोललता देने का मतलब है कि भैया 1000 ग्राम जल के अंदर H2S के 0.195 मोल घुले हुए हैं। बस ये बात हमें समझ में आई है। अब हम क्या करते हैं कि इतने मोल जो है वो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम जल में घुले हैं, ठीक है। ये मोललता दी हुई है ना, इस मोललता का अर्थ ये है भाई, ठीक है। अब इस अर्थ से हम क्या समझ गए? एक तो बात हम ये समझ गए कि भाई NH2S मतलब H2S के मोलों की संख्या हमें पता लगी 0.195 मोल है भाई H2S। अब हमें किसके मोल चाहिए? हमें चाहिए जल के मोल, लेकिन जल के मोल नहीं दे रखे, जल की ग्रामों में मात्रा दे रखी है, ठीक है। तो अपने ये कहेंगे H2O की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और H2O का अणु भार कितना होता है? H2O का अणु भार कितना होता है? H2O का अणु भार होता है बच्चों 18। कितना होता है? 18। 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, तो कितना होता है? 18। तो अब अगर हम H2O के मोल निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे? H2O के मोल बराबर क्या होगा? H2O की ग्रामों में मात्रा बटा में H2O का अणु भार, ठीक है। इससे हमारे पास मोल निकल जाएंगे। सॉल्व करोगे तो 1000 में 18 का भाग दोगे तो हम बहुत बार ये भाग दे चुके हैं, 55.5 जो है इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था? बच्चों, हमें चाहिए था XH2S चाहिए था। और XH2S हमने कहा था कि H2S के मोलों की संख्या बटा में H2S के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ये था, ठीक है। अब H2S के मोल कितने आए? 0.195। H2S के मोल कितने आए? 0.195 प्लस जल के मोल कितने आए? अभी निकाला है, ये आया जी 55.5, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करते हो, आपको मैथ्स तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा 0.0035, ठीक है। तो इस प्रकार से H2S के मोल अंश आ गए। अब हम इस बात से क्या समझ गए बच्चों? इस बात से हमें यह समझ में आ गया कि H2S के मोल अंश भी आ गए और H2S का दाब भी आ गया। तो अब ये देखो H2S का दाब भी आ गया और H2S के मोल अंश भी आ गए। तो अब मान रख करके हम हेनरी नियतांक की गणना कर सकते हैं। क्या मान रखेंगे अपने? ये रहा जी, ये था PH2S बराबर
KH गुणा में XH2S। ठीक है, ये मान हमें पता है कितना है जी, ये मान है 0.987 और KH का मान हमें ज्ञात करना है। H2S का मान हमें पता लग गया कितना, 0.0035। तो KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर हो जाएगा भाई, KH बराबर हो जाएगा ये वैल्यू 0.987 डिवाइड बाय 0.0035। तिरछा गुणा करना आता है ना, तो ये वैल्यू इसके साथ बटा में चलेगी और सॉल्व किया, सॉल्व करोगे तो KH बराबर हेनरी नियतांक का मान आ जाएगा 282 और ये जो है क्या आएगा, 282 आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर अपनों ने गैस H2S का गैस का दाब बार में रखा है ना, तो हमारे पास जो हेनरी स्थिरांक का इकाई जो आएगी वो भी किस में आएगी बच्चों, बार में आएगी। अगर वो पास्कल में होता तो ये पास्कल में आता, अगर दाब एटीएम में होता तो KH की इकाई भी एटीएम में आती। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास हेनरी नियतांक की गणना करनी थी, ये हेनरी नियतांक का मान आ गया। ठीक है, आराम से सोचना है, न्यूमेरिकल कोई एक न्यूमेरिकल नहीं होता, एक न्यूमेरिकल हमें कई तकनीकों को सिखाता है। ठीक है, पूरा जो पीछे लेसन पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करवा डालता है। ठीक है, तो इससे बढ़िया बात नहीं होती कि आप एक न्यूमेरिकल करो और पूरा जो पीछे जितना पढ़ा है सारे को रिवाइज कर डालो। ठीक है, तो ये रिवीजन का भी सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर होगी बात, एक बार फिर बता दूं आपको, जो है हेनरी नियतांक की गणना करनी थी, ये चाहिए था, ये एसटीपी पर फिक्स होता है, ये जो है मोल अंश, मोलों की संख्या बटा में विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये इसके मोलों की संख्या मोललता में दे रखी थी और जल के मोलों की संख्या हमने 1000 ग्राम मात्रा दे रखी थी, तो उसमें अणु भार का भाग दे करके निकाल लिया, निकाल करके वैल्यू पुट करी और ये जो है आपके पास KH की वैल्यू आ गई। चले भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। ठीक है, फिर मैं बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल समुद्र है, न्यूमेरिकल क्या है, समुद्र है। अगर इसमें तैरना सीख गए तो फिर छोटे मोटे नदी नालों में तालाबों में तो आराम से तैर लोगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करता हूं, न्यूमेरिकल करते करते लेसन को कितना रिवाइज कर लेंगे ये चीज चेक करना आप। ठीक है, न्यूमेरिकल करते करते लेसन को कितना रिवाइज कर लेंगे ये जो है अपने चेक करना। ठीक है, तो करें शुरू। देखो आपके पास सबसे पहले इसने क्या कहा, आराम से बात समझते हैं। ये बंदा कहता है जी ताप है 298 के, ताप पर CO2 गैस की जल में, ये जल है भाई, जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान, मतलब इस बार KH का मान आपको दे, ये कितना दिया है बच्चों, ये कितना दिया है, ये आपको इसने दिया है 1.67 गुणा 10 की पावर 8 पास्कल है। ठीक है, अब ये तो KH का मान दे दिया। अब ये कह रहा है कि 500 ml सोडा जल जो कि 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। बस अभी तक इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ समझ में नहीं आया, आराम से पहले काम करते हैं, अपने काम करते हैं, बस आराम से। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो दिया है उसको डायग्राम बनाने की कोशिश करो और जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में जो चीज चाहिए वो अगर है तो मान रख दो, नहीं है तो उसको ज्ञात कर लो, सिंपल सा तरीका है। पहले तो अपने डायग्राम बनाते हैं। ये कहता है कि ये जो सोडा जल है जी, सोडा जल मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, क्या है ये, लो कोल्ड ड्रिंक है ये आपके पास कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और इसके अंदर जल है जिसको अपने सोडा जल कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है इसके अंदर घुला हुआ, इसके अंदर है जी बच्चों सोडा जल है और इस सोडा जल की मात्रा, इस जल की मात्रा जो है वो दे रखी है 500 ml, यही तो कह रहा है कि सोडा 500 ml सोडा जल है। ठीक है, अब इसके अंदर कह रहा है कि CO2 गैस को भर रखा है। इसके अंदर कौन सी गैस भर रखी है बच्चों, इसके अंदर गैस जो भर रखी है वो गैस है जी CO2 को इसके अंदर भरा है, CO2 गैस को भरा है और ये ढक्कन को दाब लगा करके बंद किया है। ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था कि शीतल जल जो पेय पदार्थ है उनके ढक्कन जो है उच्च दाब से बंद किए जाते हैं, क्योंकि जितना दाब लगाओगे गैस उतनी ज्यादा घुलेगी। हेनरी का नियम यही तो था कि जितना दाब लगाओगे गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी। तो अब इसको दाब लगा करके CO2 गैस को इसके अंदर भरा है और कितने दाब से ये ढक्कन बंद किया है, ये जो दाब है
ये दाब दे रखा है बच्चों 2.5 एटमॉस्फेयर। इस दाब से इस गैस ढक्कन को हमने बंद किया है, सील किया है। ठीक है, कौन सी गैस भरी है? CO2। और इसके लिए हेनरी नियतांक का मान भी दे दिया, KH का मान उसने दे दिया 1.67 गुणा में 10 की पावर 8। और क्या दिया है? ये दिया है पास्कल, PA मतलब पास्कल जो है इसने हेनरी नियतांक का मान दिया है। और क्या ज्ञात करने के लिए कहा है कि ये जो है CO2 गैस जो घुली है ना, इस CO2 गैस की मात्रा कितनी घुली हुई है ये हमें ज्ञात करना है। ग्रामों में मात्रा निकालनी है। ये किस केस में मात्रा निकालनी है? हमने ये वाली मात्रा ग्रामों में ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया डायग्राम। क्या हो गया? डायग्राम। ठीक है, अब हमें एक CO2 की ग्राम में मात्रा चाहिए। लास्ट रिजल्ट, अब देखो ये वाला जादू है, ये वाला जादू है। लास्ट रिजल्ट आपको किसमें चाहिए? लास्ट रिजल्ट हमें चाहिए CO2 की ग्रामों में मात्रा चाहिए जी। ये हमारा लास्ट रिजल्ट। अगर CO2 की ग्रामों में मात्रा चाहिए, कहीं से हमें CO2 के मोल मिल जाएं, अगर हमें CO2 के मोल मिल जाएं तो CO2 के मोल को अणुभार से गुणा करके जो है CO2 की ग्रामों में मात्रा निकल सकती है ना। ठीक है, क्योंकि मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। अणुभार को मोल के साथ गुणा कर लें तो ग्रामों में मात्रा आ जाएगी। यस और नो? ठीक है, ये हमने किया हुआ है। तो अगर मोल निकल जाए तो ग्रामों में मात्रा निकल जाएगी। और मोल कहां से निकल सकते हैं? मोल निकल सकते हैं कि अगर CO2 के मोल अंश कहीं से निकल जाएं, मोल अंश CO2 के कहीं से निकल जाएं तो CO2 के मोल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, इधर गौर करो कि मोल अंश बराबर क्या होता है? मोल अंश बराबर, एक बार यहां पर लिख करके लिख देता हूं मैं, XCO2 बराबर होता है NCO2 बटा में NCO2 प्लस NH2। ये होगा ना। तो अगर कहीं से ये निकल जाए, ये निकल जाए, मोल अंश निकल जाए तो NCO2 का मान निकल जाएगा, मतलब CO2 के मोल निकल जाएंगे। और मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। अगर ये मोल निकल गए, ये निकल गया, अणुभार CO2 का 44 होता है, दोनों को गुणा करके ग्रामों में मात्रा निकल जाएगी ना। ठीक है, तो अपना पहला टारगेट क्या है? XCO2 का मान निकालना, CO2 के मोल अंश की गणना करना। अब अपने को देखो CO2 के मोल अंश की गणना करना पहला टारगेट है, और दूसरा का टारगेट CO2 के मोल निकालना है, और CO2 के मोल से हम CO2 की ग्रामों में मात्रा निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य रहने वाला है इन 3 स्टेप में रहने वाला है। पहले हम XCO2 का मान निकालेंगे, फिर हम NCO2 का मान निकालेंगे, और फिर हम CO2 की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये इस न्यूमेरिकल का पार्ट रहने वाला है। अब आप न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त हो सकता है आप इस न्यूमेरिकल को याद करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं, अरे इसको नहीं याद करना। आप ये देखो, मजे लो कि वाह कैसे चल रही है प्रक्रिया, कैसे हम जा रहे हैं उस रास्ते पर, ये सीखना। मतलब आप रास्ते का मजा लो, रास्ते का एंजॉय करो। ठीक है, आपको पहले CO2 के मोल अंश निकाले, मोल अंश से मोल, मोल से ग्रामों में मात्रा। चलिए भाई, अब अपने को मोल अंश निकालना है तो आपको हेनरी के नियम का उपयोग या सहारा लेना पड़ेगा। तो आंसर हम अब शुरू कर रहे हैं, आंसर हम अब शुरू कर रहे हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हेनरी के नियमानुसार। ठीक है, हेनरी के नियमानुसार क्या है भाई? हम लिखेंगे दाब समानुपाती होता है मोल अंश के, समानुपाती का निशान हटाते हो तो KH हेनरी नियतांक आता है, और प्लस में XC। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दे रखा है? अब आपको प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में क्या दे रखा है? आपको KH हेनरी नियतांक का मान दे रखा है। प्रश्न में जो है हेनरी नियतांक का मान दे रखा है 1.67 गुणा में 10 की पावर 8 पास्कल। पास्कल को PA भी लिखा हो सकता है। ठीक है, PA लिखा हो सकता है। मैं इसको यहां पर पास्कल को PA लिखता हूं। ये लो, ये पास्कल में पास्कल दे रखा है। ठीक है, ये पास्कल। ठीक है, अब आपको यहां पर XCO2 का मान ज्ञात करना है, और KH की वैल्यू दे रखी है, PCO2 की वैल्यू भी दे रखी है, दाब भी आपको दे रखा है। PCO2 कितना दाब लगाया था बोतल को बंद करने में? बताओ कितना दाब लगाया था? 2.5 एटमॉस्फेयर दाब लगाया था। हम हेनरी के नियमानुसार यहां पर कर क्या रहे हैं, ये भी एक बार मेंशन कर लो। हम यहां पर कर रहे हैं CO2 के मोल अंश की गणना कर रहे हैं, मोल अंश की
गणना, जो कि हमने अभी फर्स्ट स्टेप बताया था ना, वो हम कर रहे हैं। इसके लिए हमें हेनरी के नियम अनुसार फॉर्मूला लिखा, इसमें प्रश्नानुसार KH की वैल्यू दे रखी है, दाब दे रखा है, लेकिन एक समस्या आ रही है। अब हम ये वैल्यू, आप कहोगे सर KH का मान रख दो, PCO2 का मान रख दो, XCO2 निकल आएगा, ऐसा ही तो होगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से एक बात समझनी है कि यार ये वैल्यू पास्कल में दे रखी, ये ATM में दे रखी है। तो आपको मैंने बताया था KH और PA दाब की और हेनरी नियतांक का मात्रक जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ATM को पास्कल में बदलेंगे, ATM को पास्कल में बदलेंगे। अब इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसके लिए हम ये करने जा रहे हैं कि चूंकि एक ATM बराबर होता है, याद करो, याद नहीं है ना, आता नहीं है ना, तो याद करो, क्या एक ATM बराबर होता है 101 325 पास्कल। ये लो, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, चूंकि एक ATM बराबर 101 325 पास्कल होता है, तो दो ATM बराबर कितने पास्कल होगा, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। तीन ATM बराबर कितने पास्कल होगा, 3 से गुणा कर देंगे 101 325 को। लेकिन ATM हमारे पास कितने हैं, 2.5, तो इस पूरे को अपने 2.5 से गुणा कर देंगे। इसलिए जो है 2.5 एटमॉस्फेयर जो होगा वो 101 325 से गुणा करोगे तो ये पास्कल में आ जाएगा। PA स्मॉल लगाना है, ये पास्कल में आ जाएगा, ठीक है। और ये दाब हमारे पास, अब PCO2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये PCO2 की वैल्यू इनको गुणा करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 2.533 गुणा में 10 की पावर 5 पास्कल में ये दाब आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ठीक है, KH की वैल्यू भी पास्कल में है और PCO2 की वैल्यू भी पास्कल में है, तो अब हम ये मान रख सकते हैं। तो अब मान रख लो, अब कैसे मान रखेंगे, अपने कहेंगे कि सीधा लिख लो कि KH बराबर क्या होगा, सॉरी आपको क्या चाहिए, XCO2 चाहिए, तो XCO2 बराबर क्या होगा, XCO2 बराबर हो जाएगा PCO2 और डिवाइड बाय आ जाएगा KH। अब XCO2 बराबर PCO2 की वैल्यू कितनी है, PCO2 की वैल्यू ये रही, कितनी है 2 पॉइंट, ये मैं अलग पेन से रख देता हूं, ये मान है जी 2.533 गुणा में 10 की पावर। और KH का मान कितना है, KH का मान है 1.67 गुणा में 10 की पावर, ठीक है। काटा पीटी कर लो, काटा पीटी करोगे तो ये 10 की पावर 5 10 की पावर 8, तो एक बात तो श्योर होगी कि 10 की पावर कितनी बचेगी, ये तो बात श्योर होगी कि 10 की पावर -3 बचेगी, ठीक है। अब 1.533 को मैं 1.67 को डिवाइड करोगे तो ये 1.517 आ जाएगा, जो कि क्या आया है हमारे पास, XCO2 आ गया, CO2 के मोल अंश का मान आ गया। क्या मेरी एक बात समझ में आ गई, क्या आपके पास जो हमने तीन जो पॉइंट लेकर के चले थे, हम 3 पॉइंट जो लेकर के चले थे, पहला पॉइंट हमारे पास कवर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में हमने CO2 के मोल निकालने हैं, ये भी कला है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम हमने क्या करना है, CO2 के मोलों की गणना, CO2 के मोलों की गणना हमने करनी है, मोल निकालने हैं, ठीक है। मोल कैसे निकलते हैं कि आप कहते हो कि अब XCO2 बराबर है NCO2 डिवाइड बाय NCO2 प्लस NH2O, क्योंकि विलयन जल और CO2 गैस का 2 का ही तो है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू पता है, जल के मोलों की संख्या हम निकाल लें तो NCO2 की मान निकल जाएगा ना। ये 3 मान है, CO2 के मोल अंश, CO2 के मोल और जल के मोल। अगर अपने पास CO2 के मोल अंश और जल के मोल आ जाए तो CO2 के मोलों की संख्या निकल जाएगी ना, ठीक है। तो अपने पहले तो जल के मोलों की संख्या निकालते हैं, और उससे पहले भी एक बात समझते हैं बच्चों, क्योंकि जल, सोडा जल के अंदर आपके पास जल तो बहुत ज्यादा है और CO2 बहुत थोड़ी सी गुड़ी हुई है, मतलब CO2 के मोलों की संख्या कम है, जल के मोलों की संख्या ज्यादा है। तो मैं यूं मान सकता हूं कि NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन NH,
ठीक है। तो H2O के मोलों की तुलना में CO2 के मोलों की संख्या बहुत कम है, और CO2 के मोलों की संख्या कम है, तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा चूंकि, अब मैं लिख रहा हूं इसलिए NCO2 प्लस NH2O को मैं लगभग बराबर मान लेता हूं NH। जैसे अगर मान लो जल के मोल हो 100 और CO2 के मोल हो 0.1, तो दोनों को जोड़ोगे तो 100.1 बन गया, तो 0.1 और 100.1 में तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए लगभग हम उसको 100 के बराबर ही मान लेते हैं। इसलिए NCO2 प्लस NH2O को मैं लगभग NH2O के बराबर ही मान रहा हूं। ये ऐसी स्थिति में करना है बटा वाली वैल्यू को। अब ऐसे मत करना है कि सर ऊपर वाले NCO2 को भी नगण्य मान लो, नो 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 नो, ये बटा वाले को ही नगण्य मानना है। क्लियर? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो अब यही वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, अब यही वाला फॉर्मूला मेरे पास हो गया कि NCO2 बराबर XCO2 बराबर हो गया NCO2 और बटा में इन दोनों का योग, तो लगभग इसके बराबर ही मान लिया, तो ये हो गया NH2। ठीक है, ये होगी बात। अब अपने क्या करते हैं, पहले H2O के मोलों की संख्या निकालते हैं। H2O के मोलों की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि भाई पहले मैंने लिखा H2O की मोल निकालने अगर H2O के, तो H2O की पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रामों में मात्रा। कितनी दे रखी है, कोई बताएगा H2O की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है? ये H2O को 500 ml दे रखा है। ठीक है, इस 500 ml को मैं लगभग 500 ग्राम ही मान लूंगा। क्यों मानूंगा 500 ग्राम? चूंकि जो है इसका घनत्व जो है वो घनत्व है जी, कितना है, 1 ग्राम प्रति ml है। ठीक है, 1 ग्राम प्रति ml है, 1 ml का भार 1 ग्राम, तो 500 ml का भार 500 ग्राम। ठीक है, तो ये बात मुझे ध्यान रखनी है। इसलिए मैंने क्या किया कि जो 500 ml दे रखा था, मैंने उस H2O की ग्रामों में मात्रा कितनी मान ली, 500 ग्राम मैंने मान ली। ठीक है भाई, अब H2O का अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार ये हमें पता ही है 18 होता है। तो H2O के मोल बराबर क्या आ जाएंगे, H2O के मोल बराबर क्या आ जाएंगे, H2O के मोल बराबर हो जाएंगे बराबर ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। अरे 1000 में 18 का भाग तो बहुत बार दे दिया, अब 500 में 18 का भाग दोगे तो जो 55.5 आता था उसका आधा आ जाएगा, और कितना आएगा, 27.78, 55 का आधा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये H2O के मोल आ गए, मतलब किसका मान आ गया, ये मान आ गया NH2O का मान। ठीक है, अब हम NCO, देखो XCO2 का मान पता है, H2O का मान पता है, तो NCO2 का मान निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, चलिए भी आगे चलो। देखो हमारे पास XCO2 का मान कितना आया था, ये XCO2 का मान आया था 1.517 गुणा में 10 की पावर माइनस बराबर NCO2 हमें चाहिए, और NH2O का मान मैंने निकाल लिया 27.78। तो NCO2 मतलब CO2 के मोल बराबर क्या हो गया, 1.517 गुणा में 10 और -3 गुणा में किया 27.78, तो ये लगभग आ जाएगा 27 का 1.5 गुणा करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 42.14 गुणा में 10 की पावर -3 मोल। ये CO2 के इतने मोल आ गए। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा स्टेप है भाई, हमने क्या किया, मोल अंश से मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब तीसरा स्टेप क्या है, अब तीसरा स्टेप है CO2 की ग्रामों में मात्रा ज्ञात करना। CO2 की ग्रामों में मात्रा, ये जो है हमारे पास तीसरा पॉइंट है। और CO2 की ग्रामों में मात्रा कैसे निकलेगी, CO2 के मोल बराबर क्या होता है, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार, ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है, तो अब अपने मान रखो इसकी CO2 के मोल बराबर कितने दे रखे हैं, 42.14 गुणा में 10 की पावर -3, और CO2 की ग्रामों में मात्रा जो है हमने ज्ञात करनी है, और CO2 का अणुभार कितना होता है, 44। ठीक है, CO2 का अणुभार ये कितना होता है, ये होता है 44, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो कितना हुआ 44, तो 44 से भाग दिया। अब हमारे पास आ जाएगा CO2 की ग्रामों
ग्रामों में मात्रा बराबर आ जाएगी 42.14 गुणा में 10 की पावर -3 गुणा में 44, ये गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, CO2 की ग्रामों में मात्रा आ जाएगी और ये आएगी 1.854 ग्राम। ओहो, कितनी बड़ी बात चली है, कितनी बड़ी बात चली है और ये उत्तर हमारे पास आ गया। देखो कैसे किया, कैसे किया। सबसे पहले हमने CO2 के मोल अंश की गणना करी, मोल अंश की गणना करके CO2 के मोल निकाले और मोल निकाल करके हमने CO2 की ग्रामों में मात्रा ज्ञात की। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप ये देखो, ये मत देखो कि यार इतना बड़ा न्यूमेरिकल था, मुश्किल था, ये था वो था, ये देखो कि कंसेप्ट कैसे कैसे लगाए गए। अरे कंसेप्ट ही तो लगाना सीखना है, रट्टा थोड़ी मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास के ये दो बेहतरीन न्यूमेरिकल हुए साथ में और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और थोड़ा सा टॉपिक। आज के लिए इतना है बच्चों, पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय। और अगला एपिसोड जो लेकर के आ रहे हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं द्रव का द्रव में विलयन, दो द्रवों को आपस में घोलेंगे और बहुत बेहतरीन चीजें सीखेंगे, वाष्प दाब का कंसेप्ट सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो और साथ में कमेंट करके बताओ यार कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड लक, गुड बाय।